दोस्तों नमस्कार और नवमैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस 5 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि उसी का हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब उस भुजा का मान आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे क्या पूछ रखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी दोस्तों इस क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। यानी अगर हम देखें भुजा √3/4, भुजा आपके पास 4 है, यानी 4 का स्क्वायर कर जाएंगे। √3/4 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 चौका 16। यानी दोस्तों फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 4√3 सेंटीमीटर। किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे M1D1 गुणे H1 इक्वल टू M2D2 H2 के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि M1 गुणा D1 गुणा H1 बराबर होगा M2 गुणे D2 गुणे H2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बातें कह रहा है इस बात को समझिएगा। M का, D का, H का। M का मतलब पुरुष होगा, D का मतलब दिन होगा और H का मतलब घंटे होंगे। ठीक है, यानी 10 पुरुष 8 घंटे काम कर रहे हैं। 10 पुरुष 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन काम करते हैं 30 दिन काम करते हैं। तो बताओ क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 पुरुष 4 घंटे, 12 पुरुष D2 हमको पता करना है कितने घंटे काम करके 4 घंटे। ठीक है, सबको आपको सेट कर देना है। अब फाइनली आपको सरल कर लेना है। तो आइए सरल करते हैं हम लोग। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूआ 8, भाग दे दिया मैंने। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। यानी दोस्तों इधर बचा 10 पचे 50 हो जाएगा, इधर बचा D2। यानी दोस्तों 10 पचे 50 दिन। यानी कि ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 50 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समान चौड़ाई वाले किसी रिबन जिसकी लंबाई L है को एक लंबवृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर के वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस को पर पूर्ण रूप से कवर करने के लिए लपेटा जाता है। यदि बेलन यानी सिलेंडर के आधार की परिधि C है तो बेलन पर रिबन को निम्न में कितनी बार लपेटा गया है। तो आपको समझना है इस क्वेश्चन को। जैसे एक सिलेंडर है, अपना एक सिलेंडर है, ठीक है, आपका ये सिलेंडर दिया गया है और इस पर एक रिबन लपेटा गया है। तो आपको ध्यान से समझना है, जो रिबन है इसी प्रकार से लपेटा गया है। ठीक है, रिबन यानी रिबन की लंबाई कितनी है, रिबन की लंबाई L आपको दे रखी है। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए तो रिबन की जो परिधि है, उसके आधार की परिधि है किसके बराबर है, आधार की परिधि C के बराबर है। आधार की परिधि C के बराबर है। तो जो हम लपेटते हैं उसी को तो परिधि कहते हैं। भाई एक चक्कर लपेटा गया, 2 चक्कर लपेटा गया, 3 चक्कर लपेटा गया, यानी कितनी बार लपेटा गया, C बार लपेटा गया है। तो कह रहा लपेटा की संख्या बताओ। यानी दोस्तों अगर हम लपेटा की संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो लंबाई कितना है L, कितनी बार लपेट रहे हैं C बार, यानी फाइनल L/C इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन्होंने बताया कि बेलन में C बार लपेटा गया है, तो लपेटा की संख्या अगर 10 बार लपेटा जाता है बटा 10 कर देते। ठीक है, 5 बार लपेटा जाता है बटा 5 कर देते, यानी C बार लपेटा गया है। तो दोस्तों L/C इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आइए दिया गया है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है। यदि उसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं।
दूध और पानी का जो मिश्रण दे रखा है आपको 4:3 में दिया गया है। फाइनली जब 4 लीटर मिलाया गया तो अनुपात 1:1 हो गया। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है? तो देखो दोस्तों, अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा, मतलब 4 यहां है तो 4 यहां भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया। 4 एकम 4, 4 एकम 4। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां कितना ज्यादा, देखो बराबर हो गया तो 3 से 4 होने में 1 बढ़ गया। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 4 लीटर पानी मिलाया गया है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो दूध प्रारंभ में कितना है, 4 यूनिट है, 4 चौका 16 लीटर। यानी दोस्तों प्रारंभ में दूध की जो मात्रा होगी, प्रारंभ में दूध की मात्रा तो कितना बन जाएगी आपका, 16 लीटर आंसर हो जाएगा। कितना, 16 लीटर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दिया गया है एक बैग में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धन ₹225 है तो उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? यानी दोस्तों आपको दिया क्या गया है, इस बात को समझते हैं। देखो ₹1 दे रखा है और 50 पैसे दे रखे हैं और 25 पैसे दे रखे हैं, ठीक है। इनके सिक्कों का जो रेशियो है 1:2:4। ये आपको कॉइन्स का रेशियो दे रखा है। किसका? कॉइन्स का रेशियो दे रखा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कुल धन ₹225 है। जो धन है इसके पास ₹225 है, यानी ये आपका अमाउंट में दे रखा है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। आप जरा एक बात हमको ये बताओ कि ये जो अनुपात है सिक्के में है तो इसका मतलब है ये जो रुपया है, आपको जो धन दिया है ये अमाउंट में यानी रुपया में दिया गया है। तो आप इस रेशियो को जो है अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी आप देखो ₹1 का एक सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, 1 ही रुपया बनेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, कितना रुपए बनेंगे, ₹1। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे, ₹1। यानी दोस्तों अमाउंट आपका रेशियो आ चुका है। सम ऑफ रेशियो निकालेंगे यानी 1 1 1 मिला के कितना होगा, 3 3 यूनिट का मान 225 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ₹75। आपसे कहा है बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना, 2। तो 1 यूनिट का मान 75 है, 75 से गुणा कर दो, 75 दूना कितना हो जाएगा, 150 सिक्का। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 150 सिक्का। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि पाई का मान आपको दे रखा है 22/7। दोस्तों देखो दोस्तों, शंकु का जो आयतन होता है ना, शंकु का आयतन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 1232 घन सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमको ये बात पता है कि शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h होता है बराबर 1232। यहाँ पे देखेंगे पाई का मान कितना होता है 22/7 r² और h का मान क्वेश्चन में देखेंगे कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है बराबर 1232। यानी दोस्तों अगर मैं यहाँ r² का मान निकालूं तो हो जाएगा 1232, तिरछा गुणा कर दो 7 × 3 बटा हो जाएगा 22 × 24। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ भाग कर दीजिए 22 एकम 22, 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, यानी दोस्तों 56 हो जाएगा। और काटते हैं 8 7 56, 8 3 24। दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी r² बराबर हो जाएगा 7 × 7 49। तो r बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 का वर्गमूल निकाल लो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों h का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है शंकु का वक्रपृष्ठ बताओ जिसका फार्मूला होता है पाई r/l। अब मैटर ये फंस गए, l का मान निकालते हैं। देखो l का मान शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो कॉन्सेप्ट होता है h² + r²। h की वैल्यू आपको दे रखा है 24 और r की वैल्यू दे रखा है 7,
स्क्वायर करना है आपको, यानी 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को दोस्तों ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 625, यानी 625 का वर्गमूल क्या होगा 25 हो जाएगा। अब आप निकाल लिए यल का मान और आपसे कह रहा है बताओ शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा। शंकु का वक्रपृष्ठ दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट होता है पाई आर यल, यानी पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और आर का मान आपको 7 मिल गया है, एल का मान कितना आ गया 25 आ गया। इनको सरल कर दो दोस्तों, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 550 वर्ग सेंटीमीटर। यानी दोस्तों शंकु का जो वक्रपृष्ठ आएगा वो हो जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपया है। समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपकी इस स्क्रीन पर, बोर्ड की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले आर की वैल्यू हम पता करते हैं, क्वेश्चन में कितना है। देखो 20% दे रखा है जिसका मान होता है 1/5। ध्यान देना 20% का मतलब कितना होगा 1/5। तो प्रिंसिपल अगर यहां हम बात करें तो 5 रुपया होगा, यानी 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दो, 5 × 25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 वर्ष का निकालना है CI। तो पहले वर्ष देखो, प्रिंसिपल देखो 25 का 1/5 करेंगे, पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना, इस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 5 पे 1/5 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना 250 रुपया दे रखा है। तो 2 वर्ष कौन कौन साधारण ब्याज, आपका साधारण ब्याज की कंडीशन यही वाला होगा। ठीक है, अगर इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इस चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज 5 × 5 10 यूनिट का मान 250, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं कि बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। यानी अगर 1 यूनिट का मान 25 है तो आपके पास कुल कितने हैं, CI कितने हैं 5 × 5 10 1 11, और 1 यूनिट का मान 25 है तो 11 × 5 55, 11 दूना 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 275 रुपया। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिए गए आंकड़ों की मध्यिका क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताना है मध्यिका। तो सबसे पहले जो आपके पास पद दिए गए हैं उनको हम या तो आरोही क्रम में बैठाएंगे या तो अवरोही क्रम में बैठाएंगे। तो आइए दोस्तों बैठाते हैं। तो दिए गए पद को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद 5, उसके बाद देखेंगे 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और उसके बाद 9 है। यानी कुल पद कितने हैं दोस्तों 2 4 6 8। पद की संख्या अपने पास 8 है जो कि ये सम है। तो सम के लिए कॉन्सेप्ट मध्यिका बराबर होता है, मध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा क्या करते हैं हम लोग 2 रखते हैं। तो आप देखेंगे 8 जब मैं यहां रखूंगा तो 2 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा, यानी चौथा पद हो जाएगा, और चौथा और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5वां पद हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2। यानी दोस्तों चौथा पद आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4, चौथा पद 5 हो जाएगा और चौथा 5वां पद कितना हो जाएगा 6, यानी 6 5 11 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 5.5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5.5। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे यानी स्टेशनरी पोल को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। यह क्वेश्चन दिया गया है। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों आप इस बात को समझो कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रेन है,
क्या है, ट्रेन है। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है, मैं मानता हूं। और ये आपकी एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ट्रेन की लंबाई का डबल हो जा रही है। क्वेश्चन में ये बात बताया जा रहा है, दोगुनी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब ट्रेन ने एक खंभे को पार किया, ये मान लीजिए खंभा है, तो इसको पार करने में 1 मिनट का समय लग रहा है, मतलब कितना, 60 सेकंड का समय लग रहा है। तो अगर चाहे तो हम वहां ट्रेन की चाल तो निकाल सकते हैं ना। ट्रेन की चाल क्या होगी, ट्रेन की चाल, चाल का मतलब होगा दूरी बटा समय। दूरी कितना हो जाएगा, x मीटर, और चाल कितना, समय कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। x बटा 60 मीटर पर सेकंड, ये बन जाएगा। अब जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो कितना समय में पार किया, यही मैं जानना चाहता हूं, यह क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, x मीटर ट्रेन है, 2x मीटर प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब 3x मीटर हो गया। अब आपसे समय की बात कर रहा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यानी दोस्तों दूरी आपके पास 3x है, चाल आपका निकला है x बटा 60, यानी 60 ऊपर चला जाएगा तो देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणा 60 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 सेकंड। यानी कि कितना हो जाएगा, 3 मिनट। 3 मिनट में जो ट्रेन है उस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी, या तो 180 सेकंड में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है। दोस्तों जो छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य का दिया जाता है। देखो अगर मैं ये बात समझूं कि भाई अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया गया कितना, पहले राउंड में 10% दिया गया यानी 90/100 कर लेंगे, दूसरी बार में दिया गया है 20% यानी कि 80/100। इस दौरान जो वस्तु है वो बेची गई कितने में, 1080 रुपया में बेची जा रही है। फाइनली कह रहे हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। आइए अब देखो ये समीकरण मेरा बन चुका है, तो आइए इनको सरल करते हैं। तो 1 0 यहां से ले लो और 1 0 यहां से ले लो, 2 0 तो मैंने यहां से काट दिया। ठीक है, अब यहां से भाग करो 9 से, 9 1 कम 9, 12 9 108 यानी 120 ये बनेगा। अब यहां से देखेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 30 ये बनेगा, यानी 2 1 कम 2, 15 30। यानी दोस्तों अंकित मूल्य बराबर बनेगा, 100 यहां नीचे है, गुणा कर दो कितना, 15 से, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1500 रुपया। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले करके क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह मिलकर उसी कार्य को पूरा करके 3850 रुपया प्राप्त करते हैं। बी और सी के हिस्से की राशियों में अंतर कितना है, यह क्वेश्चन है दोस्तों। यानी दोस्तों ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ये 12 दिन में कर रहा, ये 24 दिन में कर रहा और ये 36 दिन में कर रहा। ये दोस्तों आपको दिनों की संख्या दिया गया। आप इनका एलसीएम निकाल लो, 12, 24, 36 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा। अब 12 से 72 में भाग करो, आपको इफिशियंसी पता चल जाएगा। 12 छंग 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। यानी देखा जाए तो इनकी कार्य करने की क्षमता जो है, ए का 6 वर्क पर डे आ रहा है, बी का 3 वर्क पर डे, सी का 2 वर्क पर डे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर कितना रुपया प्राप्त हो रहा, 3850 रुपया प्राप्त हो रहा है। यानी कि 6 3 9 2 11, 11 की वैल्यू 3850, एक की वैल्यू 11 5 55, यानी 350 रुपया एक यूनिट का मान आ चुका है। आपसे कह रहा बी और सी का अंतर बताओ। बी और सी का अगर हम अंतर की बात करें तो कितना आ रहा, 1, और 1 की वैल्यू 350 है, तो गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 350 रुपया। यानी दोस्तों दोनों बी और सी का जो अंतर आएगा, उनके हिस्से का अंतर आएगा, वो कितना आ जाएगा, 350 रुपया। या तो आप अलग अलग निकाल लो फिर दोनों को माइनस कर दो, या आप दोनों को रेशियो का अंतर कर लीजिए, वहां से चेक कर लीजिए कितना आएगा, तो इसका आ रहा है 350। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। दोस्तों आपको अनुपात बताना है लागत मूल्य का, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, और उसके बाद विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य, इन दोनों का रेशियो बताना है। दोस्तों अगर लागत मूल्य 100 रहा होगा तो बेचने का मूल्य कितना रहा, 22.5 ज्यादा है तो 122.5 हो जाएगा। ठीक है, 122.5। आप एक काम करो, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ, ये आपका 1000 बन जाएगा, ये आपका 1225 बन जाएगा। इनको सरल कर लो, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 9 होंगे 225। यानी दोस्तों जो इसका आंसर होगा 40:49 इसका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माता तथा पिता की औसत आयु 28 वर्ष है। देखिए दो लोग हैं, माता और पिता, इनका जो एवरेज की आयु है कितना है, 28 वर्ष है। माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु कितनी है। देखिए दोस्तों अगर दो लोग हैं माता और पिता, उनकी औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। तो इसका मतलब 28 दूना 56 वर्ष, इनके वर्ष के आयु का योग, ठीक है, कितना हो जाएगा, 56। अब इस दौरान माता पिता के अलावा एक बच्चा आ गया, तो इसका मतलब कितने लोग हो गए, 3। अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गया, तो 20 तिहाई 60 वर्ष हो गया। अब आप देख पा रहे जितना एक्स्ट्रा जो ज्यादा हो रहा है वही बच्चे की आयु हो जाएगी, यानी अंतर निकाल दो। बच्चे की आयु बराबर हो जाएगा 60 से 56 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। यानी दोस्तों जो ज्यादा है वही बच्चे के आने से आयु बढ़ गई है, इसका मतलब है कि वही बच्चे की आयु हो जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 रुपए में प्रतिमाह बचाता है तो बी की आय कितनी है। यानी दोस्तों जो रेशियो दे रखा है ए और बी का, इनके सबसे पहले आय का रेशियो दे रखा है। ए और बी का आय का जो रेशियो दे रखा है कितना दिया है, 3:4 दे रखा है, और जो व्यय का अनुपात दे रखा है ये दिया है 2:3। अब दोनों लोग मासिक 4000 रुपया बचाते हैं, प्रति माह 4,000 रुपया बचाते हैं। तो आइए दोस्तों आपको जैसे मैंने पढ़ा वैसे मैंने रख दिया, ठीक है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, तो आपको करना क्या है, इसका गुणा इसमें कर लो, 3 तिया 9 और 2 चौका 8, दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1 वर्ष, ठीक है, 1 यूनिट आ जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12,000 से 8,000 निकालें कितना आ जाएगा, 4,000। यानी दोस्तों मुझे ये बात समझ में आ गया कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4,000 हो गया। आपसे पूछा है तो बी की आय कितनी है। देखो आय वाले में जाओ, 3 और 4 बना है, एक ही तो 3 हो जाएगा, लेकिन बी का पूछा है तो कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। 4,000 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16,000। यानी दोस्तों बी की जो आय होगी, बी की आय वो कितनी हो जाएगी, 16,000 रुपया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा होता कि ए की आय कितनी होगी तो 4 तिहाई 12,000, लेकिन मुझसे तो बी का पूछा गया है तो इसलिए कितना हो जाएगा, 16,000। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया दोस्तों 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। यानी दोस्तों 40 लीटर जो खाद्य तेल है उसमें मिलावट कितना है, मिलावट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अशुद्ध तेल। अशुद्धि तेल कितना हो जाएगा, अशुद्धि तेल तो 40 लीटर है, इसका 10% मिलावट है, 10/100 मतलब कितना हो जाएगा, 4 लीटर। 4 लीटर क्या हो गया, ये मिलावट हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है। अगर देखा जाए तो अगर 4 लीटर मिलावट है, अशुद्ध है, तो शुद्ध कितना होगा, 36 लीटर होगा, ठीक है। 40 कुल है, 40 से 4 निकाल देंगे। लेकिन मुझे यह कह रहा है कि बताओ 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। यानी कि मुझे यह बात पता चल गया कि इस 40 लीटर में अगर हम x लीटर मिला दें तो अशुद्धता कितना, 5% घट करके किसके अशुद्धि के बराबर हो जा रहा है,
4 लीटर के, क्योंकि अशुद्धि तेल ये भी है, अशुद्धि ये भी है। तो आप देखेंगे इनको सरल करेंगे, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यानी 40 प्लस x बराबर 20 चौका 80। तो x बराबर होगा 80 माइनस 40, कितना हो जाएगा 40 लीटर। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 40 लीटर होगा। आपको 40 लीटर इसमें मिलाना पड़ेगा। वस्तु 1 को 180 रुपये में बेचा गया, वस्तु 2 को 240 रुपये में बेचा गया, वस्तु 1 पर लाभ 20% है और वस्तु 2 पर हानि 20% है, तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्यों का योग कितना है। यानी दोस्तों दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और पूछ रहा दोनों का लागत मूल्य तो निकालेंगे ही आप, लेकिन उनका योग क्या होगा, दोनों को साथ में बताना है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हम पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लें CP1, तो पहला कितने में बेचा गया 180 में, मुनाफा कितना हो रहा है, इसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120 को नीचे रखेंगे, ऊपर 100 रख देंगे। ठीक है, आइए इनको सरल करते हैं। 12 15 180, यानी 15 दहम 150, 150 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य था, जो कि 20% लाभ पर बेचा गया, 180 रुपया बेचा गया था। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों CP2, हम दूसरा क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यह वस्तु 240 रुपया में बेची गई, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है, इसको 20% की हानि हो रही है। तो आप 100 से 20 निकालेंगे, 80 नीचे रखेंगे, गुणे 100 रख देंगे। ठीक है, 8 3 24, यानी 300 रुपया दोस्तों इसका हो गया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। कुल लागत मूल्य की बात कर रहा है, कुल लागत मूल्य, यानी दोस्तों पहली वस्तु का 150 आया था, दूसरी का 300 आया था, ओवरऑल कितना हो गया दोस्तों 450 रुपया दोनों वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा। पहले तो मैंने अलग अलग निकाला, इन्होंने फाइनली पूछा है कि दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग कितना होगा, तो ये आपके सामने है 450 रुपया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है A B से 20% अधिक है, B C से 25% अधिक है, C A से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि आइए बिल्कुल मैं इसको आसान शब्दों में समझाता हूं कि दो व्यक्ति हैं A और B। ठीक है, इसमें आपको कहा A B से 20% अधिक है, इसका मतलब है कि 120, ये 100 रहा होगा तो ये 120 रहा होगा, 20 6 120, 20 पंचे 100, 6:5 बन गया। दूसरा रेशियो समझते हैं, BC से 25% अधिक है, BC से 25% है, मतलब 125 अनुपात 100, 25 पंचे 25 चौका, ये आपका बन गया। आइए इनका सम्मिलित अनुपात निकाल लेते हैं, A B और C। तो A और B का 6:5 दे रखा है, B और C का दे रखा है 5:4, एक पद नीचे लिखेंगे। तो यहां देखेंगे 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, यही तो पूछा है ना, C A से कितने प्रतिशत कम है। जो C है A से कितना कम है, तो यहां पे आप देखेंगे 10 कम है, बट किससे कम है, A से, गुणा 100 कर दीजिए, यानी 100/3 को लिख सकते हैं 33.33%। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 33.33%। दिया दोस्तों 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 को शामिल किया जाए तो नया औसत कितना होगा। यानी 4 संख्याओं का औसत तो 9 है, अगर मैं इनका योगफल की बात करूं 4 संख्या तो गुणा कर देंगे, यानी 4 संख्याओं का योगफल कितना होगा 4 × 9 36। लेकिन इन्होंने कहा एक संख्या और ऐड कर दिया गया 14, इसका मतलब कितना हो गया 50 हो गया। अब इसका नया औसत कह रहे हैं, नया औसत आप बताओ कि 50 योगफल आया, 4 संख्या पहले थी, अब एक संख्या और आई, उसका नाम था 14, यानी कुल कितनी संख्या आ गई 5 हो गई। तो 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5 दहम 50। तो नया औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। आइए दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।